रंगमंच की दुनिया में कुछ ऐसे मत वाले हैं जिन्होंने मेरठ की कला को जिंदा रखा है। इनके लिए नाटक करना, एक्टिंग करना, डायरेक्शन करना ही सब कुछ है। जब ये कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो नाटक कर रहे होते हैं, और जब वो भी नहीं करते हैं तो नाटक के बारे में या एक्टिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं। इनके साथ आज बातचीत बहुत रोचक होने वाली है, अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इनका परिचय। जी, क्या नाम है आपका और अपने जी बारे में कुछ बताइए। जी मेरा नाम शहजाद है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शहजाद है, शहजाद खान। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैंने मेरे जो गुरु हैं वो जितेंद्र सिंह राज और मोहम्मद आबिद हैं। उन्हीं से मैंने रंगमंच सीखा है और 6-7 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ। सब। मेरा नाम हेमंत गोयल है और मैं सन 88 से नाटक कर रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ। छोटी मोटी फिल्में की हैं, डायरेक्शन किया है। बाकी अभी एक्टर तो हुई। मैं शाहिद गोरी मेरठ से हूँ और मैं 97 से लगातार थिएटर कर रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर जितेंद्र सिराज के साथ बहुत सारे नाटक किए हैं और आगे भी नाटक करने हैं। और जब जैसा अभी भाई ने कहा कि नाटक नहीं कर रहे होते तो नाटक के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वही हमारी प्लानिंग है। अगला नाटक हम कौन सा करने जा रहे हैं शहर में। जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद यूसुफ़ और मैं मेरठ से ही बिलोंग करता हूँ। यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा और लगभग पिछले 15 या 16 साल से मेरठ रंगमंच में थिएटर कर रहा हूँ। बहुत सारे नाटक यहाँ मैंने किए। इसके अलावा मैंने कुछ कैमरे के लिए वर्क किया। मैं मुंबई कुछ टाइम रहा लॉकडाउन से पहले, तो मैंने कुछ सीरियल्स लाइक सावधान इंडिया, बेहद, लाल इश्क और एक दो वेब सीरीज़, इनमें मैंने काम किया। कोरोना के बाद मैं वापस मेरठ आ गया और अब मैं मेरठ में ही थिएटर कर रहा हूँ जितेंद्र सिंह राज जी के साथ। मैंने पिछले 3-4 साल में जो है लगभग 3-4 नाटक हमने अच्छे बड़े प्रोडक्शन किए हैं शहर में। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र राज और करीब 97 से मैं थिएटर कर रहा हूँ। 97-98 में मैंने एक्ट वन किया। देन उसके बाद 2000 में श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर न्यू दिल्ली से डिप्लोमा लिया और करीब लगभग 2000 से मैं एक स्वतंत्र अपना इंडिपेंडेंट एक अमेचर ग्रुप थिएटर ग्रुप चला रहा हूँ, SGS टाटा थिएटर ग्रुप। और उसी में मैं निर्देशन, लेखन और इन सभी भाइयों से सीख रहा हूँ और कुछ इन्हें भी शेयर कर रहा हूँ और कुछ मैं भी उनसे सीख रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला सवाल सर से होगा। एक नाटक के बनने का क्या प्रोसेस होता है? कहानियां कहाँ से आती हैं? कलाकारों का चयन कैसे होता है? मेल लीड कौन परफॉर्म करता है? फीमेल लीड आप कैसे चयन करते हैं? कहाँ से ये लोग आते हैं? और इनमें कहाँ से आता है जुनून? क्योंकि बताया जाता है, जैसा कि आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात भी हो रही थी, कि ज्यादा इसमें पैसा है नहीं, आप अपने पास से लगाते हैं, एक जुनून ही कहा जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए सर, नाटक का जो शुरुआत होती है जी। वो हम टीम पूरी बैठती है और उसमें ये डिसाइड करते हैं। नाटक, बहुत सारे नाटक, छपे हुए नाटक बहुत सारे हैं, जी। ठीक है ना। वो नाटक पढ़े जाते हैं, उनमें ये सर्च करते हैं। हमारे जितेंद्र सिराज जी हैं, ये सर्च करते हैं कि हाँ भाई हमें इनमें से कौन सा नाटक किया जाए। फिर उस नाटक को वो अपनी तरह से डिजाइन करते हैं। जैसे अभी सन 2022 में क्या था नाम ने, पंछी। पंछी। हाँ, 2022 में विजय तेंदुलकर का नाटक है एक, पंछी ऐसे आते हैं। पंछी ऐसे आते हैं जो हमने किया था, और जो लिखा हुआ है, अगर किसी ने वो पढ़ा और वो हमारे किए हुए देखता तो कहता यार ये तो लिखा ही नहीं था। इस तरह से डिजाइन किया गया वो, कि वो पूरा एक फिल्म लग रहा था। कि मतलब मैं बताऊं कि मेरे ससुराल के पक्ष से बच्चे आए हुए थे और ये सोच के आए थे, फूफा जी ने कहा चलो नाटक दिखाते हैं और जाके फिर पीवीएस में जाके पिक्चर देखेंगे। लेकिन वो लोग जब बैठे वहां पे, उनका कहना था फूफा जी हम तो मतलब हिले ही नहीं वहां से, कि मतलब किसी ने उस, मतलब मेरे जानने वालों ने, मेरे बच्चों ने, किसी ने फोटो भी नहीं ली उसकी उस नाटक की, कि वो इतना खो गए उस नाटक के अंदर। लगभग पौने 3 घंटे पौने 3 घंटे नाटक था। तो वो
डिपेंड करता है कि डायरेक्टर उसे किस तरह से विजुलाइज कर रहा है हम्म। और किस तरह से समझा रहा है हम लोगों अच्छा, को। बीच में आपको टोकूंगा कि जैसे Please. बताया सर ने कि 3.25 घंटे का नाटक, हाँ। कोई रीटेक नहीं होता। हाँ, कहाँ से आती है इतनी मेहनत और कैसे आप ये सब कर लेते हैं? डायलॉग इतने लंबे लंबे कैसे याद हो जाते हैं? क्या आप बादाम खाते हैं? क्या क्या ऐसा कुछ थेरेपी है कुछ? देखिए आपने बात की जुनून की। जी। बस देखिए, जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो जुनूनी तो होना ही पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपके अंदर जुनून है तो ही आप सफल हो सकते हैं। जुनून नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। ठीक। तो एक समर्पण है हम लोगों का। मैं जो काम करता हूँ पूरे 22 घंटे में इससे लग रहता हूँ, लेकिन 2 घंटे शाम के 5 से 7 बजे तक ये निश्चित है, चाहे घर में कोई मेहमान आ जाए, बिटिया आ जाए, दामाद आ जाए, उन्हें मालूम है 5 बज गए तो पापा को जाना है रिहर्सल के लिए। तो वो 2 घंटे मैं अपने लिए लेता हूँ और वही 2 घंटे हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। और भाई साहब जब ये घिसता है तो ऐसा घिसता है पूछो मत। बस जी। यही याद। तो कलाकारों का चयन कैसे होता है वो बताइए। कलाकारों का चयन दरअसल मैं बताऊँ, हम लोग एक नाटक कर रहे थे मादा कैक्टस 2015 में, लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक था और वो संस्था दूसरी थी जो करा रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि जितेंद्र सिंह राज जी को उसमें एज ए गेस्ट डायरेक्टर बुलाया गया। अब उसमें मेन लीड मैं कर रहा था और एक करेक्टर था उसमें, नाम क्या था बोल, नौकर करेक्टर था गंगाराम का, वो राशिद कर रहा था। दरअसल मैं और राशिद जो ना हमारे बहुत नाटक फेमस है, हम दोनों बहुत साथ काम किया। मतलब मैं एज में बहुत छोटा हूँ सर से, लेकिन हमारी जोड़ी जो है पिछले 8-10 साल में हमने काफी नाटक इतने साथ में किए हैं जी। कि हमारी जोड़ी जो है शहर में थोड़ी सी जानी जाने लगी है कि हम साथ में कैरेक्टर करते हैं। सर प्लीज। तो उसमें जब वो ये आगे साहब ये कहने लगे, भाई साहब नाटक तो आप बढ़िया कर रहे हो, लेकिन जो है इनसे पूछा गया स्पेशली कि भाई आप ये जो नाटक कर रहे हैं इसमें देखा आपने रिहर्सल देखा, इसके आपको सलाह दीजिए। अब भाई साहब ने बड़ी देर में चुप्पी तोड़ी अपनी, फिर बोले भाई साहब बाकी सब तो ठीक है लेकिन मुझे कास्टिंग सही नहीं लगी। अच्छा। मतलब भाई ऐसा ऐसा कि मेन लीड इसे मिलना चाहिए और नौकर गंगाराम आपको करना चाहिए। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो जो डायरेक्टर कहेगा मैं तो वो करूँगा। और उसके बाद सर वो नाटक हमारा शिमला में भी गया। मैं शिमला नहीं जा पाया था इस बात से, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत खराब थी। तो उस मेरे वाले रोल को करने के लिए पंकज टिटोरिया बॉम्बे से आया था करने के लिए उस मेरे रोल को करने के लिए। मेरठ बेस्ड थिएटर एक्टर हैं और बॉलीवुड में तो हर चीज, पंकज तितोरिया जी नॉन एक्टर हैं, बॉलीवुड में बहुत फिल्मों में सीरियल्स में काम किया और मेरठ बेस्ड ही है वो। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बार बार बीच में कोई नहीं। तो हर चीज डिपेंड करती है हमारा डायरेक्टर क्या है। डायरेक्टर ही कैरेक्टर समझाता है कि हाँ भाई आपका जो कैरेक्टर है वो ऐसा है, आपको हुआ। हाँ, उसी में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नाटक के अंदर एक आर्टिस्ट को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी होनी चाहिए। अब वो गंगाराम की चाल बनाई उन्होंने 1.5 स्टेप वाली कि आपको धीरे धीरे चलना। मैंने इनसे कहा भाई साहब आपने मुझे चाल तो 1.5 स्टेप की दे रखी है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, इसमें एनर्जी कहाँ से बनाऊँ मैं, कैसे? कहने लगे, इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा देखो कछुआ जो होता है ना, कछुआ धीरे धीरे चलता है ना, लेकिन वो भी एनर्जी लेके चलता है, उसकी एनर्जी से सीखो। सर क्या बात कही इन्होंने, और मुझे वो घर कर गया, मैंने फिर वो काम किया। मुझे लग रहा है कि जो ये जितने भी हो रहा है ना, भाई साहब मेरी बात समझेगा, सॉरी आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुस्किम सर। आप ये देखिए कि जो भी हो रहा है ना, यहाँ पर एक बड़ी गलती कर दी आपने। या तो मेरठ के सब ग्रुप के थिएटर आर्ट लोग बुलाते हैं आपको ये बीमारी जरूर सुनने को मिलेगी अगर मैं बैठा रहूंगा तो। ये मेरे को लग रहा है, ये आप कह रहे हैं मैं बहुत एटीट्यूड या कुछ भी नहीं भाई साहब। मैं इनके साथ बैठ के सिगरेट पीता हूँ टपरी पे। जी जी। सिर्फ मुझे गर्व होता है कि शायद मेरे पैशन या मेरी मेहनत या किसी चीज के कारण ये लोग मेरे से बहुत रिस्पेक्टेड हैं। मैंने जब डायरेक्शन करते हैं तो कैसे संभालते हैं इन लोगों को? कुछ नहीं कुछ नहीं अहम सवाल है। नहीं, ये मैं इनसे बहुत ही स्नेह और प्यार से बात करता हूँ और अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, कैमरा लगा है सर। नहीं ईमानदारी से ये वास्तव में मेरी बात समझते हैं और बहुत काबिल लोग हैं, एकेडमिक स्ट्रांग हैं, मेरे साइलेंस को भी समझते हैं, मेरे बोलने को भी समझते हैं
और मुझे गर्व है कि आज मुझे लग रहा है जैसे हर बात पे मेरा नाम लेने लगे, इधर उधर की घुमा के फिर मेरे तरफ की उस कास्टिंग में मैंने सपोर्ट किया था या ऐसे करा था। तो ये इनका बड़कपन है, वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं लोग। हाँ प्लीज। आपके बीच में और सर के बीच में असहमति होती है तो फिर कौन जीतता है उसमें? जीत जीत हार का कुछ मैटर ही ये नहीं तय होता। कौन करता है कि तर्क? हाँ, आप मुझे लॉजिक दीजिए जस्टिफाइड, और मैं आपको अपनी स्टडी का लॉजिक देता हूँ, जो ठीक। सही होगा उसे एक्सेप्ट करती है टीम। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि please, बजट बजट का इंतजाम कैसे होता है, क्योंकि खर्चा लगता है हर काम में। दरअसल सर, ये जो बजट वाला केस है ना, ये सबके सामने खोला नहीं जाता अच्छा, है ना। आप इस बात को ना खुलवा ज्यादा अच्छा है। फंडिंग नहीं बताएंगे कहाँ से आती है, नहीं होनी चाहिए ना। फिर भी फिर भी फिर भी हमारी फिर भी जनता जानना चाहती है। फिर भी हम क्या होता है कि सर, अब हम नाटक कर रहे हैं जी। तो हमने कोई चीफ गेस्ट बुला लिए। अब चीफ गेस्ट आए तो सर उसने कहा, सर देखिए हमारा नाटक हो रहा है और इसमें हमारा इतना खर्चा हो रहा है, कुछ हमारी हेल्प कर दीजिए। तो वो कुछ हेल्प कर देते हैं। या जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से, किसी डिपार्टमेंट से, जैसे उर्दू डिपार्टमेंट से जुड़ के हमने बहुत सारे नाटक किए हैं। असलम जी से बात करते हैं तो हॉल हमें फ्री मिल जाता है या आधे पैसे भी मिल जाता है। जैसा अब नियम बन गया है कि अब आधे पैसे देने ही होंगे वहाँ पे, तो आधे पैसे भी देना पड़ता है, है ना। तो ऐसे कुछ खर्चे हम कम कट करते हैं। कुछ सोचते हैं कि जैसे हमारे मित्र हैं, एक रवि पॉकेट बुक्स वाले मनीष जी हैं, या धीरज पॉकेट वाले हैं, जैन साहब हैं, क्या नाम उनका, राकेश जैन जी हैं, तो उनसे कहते हैं तो वो 10-12 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग हैं जो चाहते हैं कि शहर में नाटक हो, शहर में नाटक हो। और वो टिकट से जो फंड रेज होता है उसका क्या होता है? टिकट से सर ऐसा है कि टिकट नहीं होता। एक तरीके से होता क्या है कि हमने सोफे लिए, जी। हमने आगे सोफे दिया, हम सोफा एक हमने चीफ गेस्ट के लिए दिया, हाँ भाई, जिन्होंने हमें 10,000 रुपये दिए, ठीक है ना। अब दूसरा को 10,000 रुपये देगा तो हम सोफा से दे देंगे। हम सीट में बिठाने के पैसे ले लेते हैं, बस ये है। लेकिन हम टिकट नहीं बेचते, हम उसे एक डोनेशन कह सकते हैं, या वो रंगमंच के लिए बढ़ा हुआ। 5,000 10,000 ये वो लोग देते हैं जो थिएटर के प्रति जुनूनी है। हाँ। वो करते नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि शहर में रंगमंच हो जी। और इसको हम लोग कर रहे हैं तो बढ़ावा मिले इसको। जैसे फिल्मों में एक सेंसर बोर्ड होता है, शायद मैं जानना चाहूंगा, फिल्मों में ये सेंसर बोर्ड होता है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा नाटक में वल्गैरिटी लेके आ जाते होंगे, क्या ऐसा होता है? मेरठ में तो अब तक ऐसा कोई वल्गर नाटक नहीं हुआ, लेकिन हाँ दिल्ली के अंदर होते थे, लेकिन अब कम हो गए। तो उनके लिए कोई सेंसर बोर्ड है कि नहीं? नहीं, वो राइटर के नाटक की डिमांड के ऊपर होता है, राइटर ने क्या लिखा, डायरेक्टर इसे दिखाना चाहता है नहीं दिखाना चाहता वल्गैरिटी को। क्योंकि हम देख रहे हैं वेब सीरीज में भी काफी गाली गलौज होती है, तो नाटक में तो ऐसा शायद वेब नहीं सीरीज होता को होगा। नाटक से कंपेयर मत करो सर, दोनों अलग अलग चीज है। दोनों अलग चीज है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि नाटक आपने किया, कुछ चुनिंदा लोगों को बुला लिया या वो लोग आ गए, ऐसा कोई आपने प्रयास किया है कि आपका नाटक जनता तक फैले, जनता तक जाए? क्योंकि सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम हो चुका है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, उस दिशा में आपने क्या काम किया अभी तक, या नहीं करना चाहते? इसके बारे में आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है सर, हम लोगों ने किया है काम, और हमारा तो यही प्रयास हमेशा रहता है कि ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा नाटक देखना है। अभी जो सर बात कर रहे थे, हमने अभी 2-3 साल पहले एक नाटक किया था, पंछी ऐसे आते हैं, जिसके बारे में सर बता रहे थे, सर ने डायरेक्ट किया था। 25 दिसंबर 2022 को हमने वो नाटक किया था। और सर उस नाटक के प्रचार प्रसार के लिए हमने शहर में कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए, 4-6 होर्डिंग्स, जैसे मेन चौराहे हमारे, तेजगढ़ी चौराहा हुआ, जेल चुंगी चौराहा, हापुर अड्डा, जीआईसी बेगम पुल के पास, हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए। सोशल मीडिया पे हमने अपने अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम, जहाँ से भी हम उसको प्रमोट कर सकते थे, वो हमने कोशिश की प्रमोट करने की। अच्छा, आप शाहिद भाई बता रहे हैं कि उस नाटक में आपको इनवाइट किया था लेकिन आप भी नहीं आए थे, ऐसा कुछ रहा होगा, तो ये होता है। खैर, और एक सवाल जो अभी आपने सर किया था ना शाहिद भाई से, कि वल्गर जो होता है, देखिए ऐसा है, नाटक, कुछ नाटक ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखा गया है जिनको बोलने में शायद थोड़ी सी असहजता हो सकती है। लेकिन मंटो साहब ने शायद कहा, और सही कहा है, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ, कि अगर गाली जो है, गाली समाज में दी जा रही है तो वो गाली कोई नई चीज़ नहीं है समाज के लिए, मेरा ये मानना है। अगर आप गाली दे रहे हैं अपने घर में, माँ बहन के सामने आप गाली दे रहे हैं, तो आप बाहर वाले के सामने देने में क्यों शर्मा रहे हैं फिर गाली को? या तो आप ये मानिए कि वो गलत है, आप उसे घर में भी इस्तेमाल ना करें अगर गाली देना गलत है तो। लेकिन होता यह है कि हम गाली को घर में तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद हमें लगता है नहीं यार, गाली दे के मैं जो है एक निचले तबके का लगूंगा या मैं गलत इंसान कहलाऊंगा।
तो ये वाली बात है। तो नाटक ऐसे कई हैं मेरठ में अभी तक परफॉर्म नहीं हुए हैं, जिनमें थोड़ा सा ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। राज भाई एक नाटक ऐसा ही करना चाह रहे थे, पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों का उस नाटक पे डिस्कशन चल रहा है। शायद जल्दी वो नाटक मेरठ की जनता को देखने के लिए मिले, अगर उसका विरोध नहीं हुआ तो। अगला सवाल मेरा राज भाई से है। जी प्लीज। जो डायरेक्शन है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें अभिभावक कहा जाता है डायरेक्टर को, सभी कलाकारों का बांध के चलना पड़ता है। उसमें क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? चुनौती किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं? सभी लोगों को साथ लेके चलने में सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सबकी अलग सोच होती है। नहीं, जो भी रंगमंच में सबसे बड़ी एक है कि बेशक किसी भी रास्ते पे चलें, सब एक ही नाव में बैठते हैं। जी। उनकी मजबूरी हो जाती है, अगर उन्हें नदी पार करनी है तो चाहे किसी भी रास्ते से आओ, साइकिल से आओ, बाइक से आओ, स्कूटर से आओ, टेम्पो से आओ, वो आपका पर्सनल आपकी ट्रैवलिंग का साधन है। लेकिन अगर नाटक रूपी नदी पार करनी है तो आपको एक ही नाव पे बैठना पड़ेगा, मजबूरी है, और उस नाव को चलाता डायरेक्टर ही है, वो भी झेलना पड़ेगा उसे आपको। अच्छा, एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आप तो प्रोफेशनली डायरेक्टर हैं, तो जी। आपको कोई पेमेंट होता है या आप भी बस जुनून के बस पे चल रहे हैं? नहीं, बेसिकली पेमेंट वाला ऑप्शन ज़्यादा हाँ होता नहीं। जैसे अगर किसी ने स्पॉन्सर्ड शो हमें मिल गया, या किसी कंपटीशन में हम लोग पार्ट लेने गए और वहाँ पर डायरेक्टर के लिए कुछ अमाउंट उन्होंने रख रखा था, तो वो मिल जाता है। अदरवाइज किसी ने स्पॉन्सर्ड है, या कोई राजनीतिक पार्टी या कोई संस्था है जो अपने लिए स्पेशल डिजाइनिंग नाटक करवाना चाहती है, तो वहाँ से पेमेंट मिल जाता है। तो कभी मुंबई जाने का विचार नहीं हुआ कि ज्यादा स्कोप वहां पर है, या फ्यूचर प्लानिंग है? बेसिकली जब से आप अपने हाई स्कूल की होगी तब मैं मुंबई था, जब आपने हाई स्कूल रहने की वाले होगी। आप अच्छा मेरठ के ही हैं, हाँ लेकिन जी। उस वक्त आप मुंबई में थे नहीं, जब मैंने हाई स्कूल किया था, आपने हाई स्कूल की होगी ना। 2000 में। हाँ, तो आप सोचिए, मैं 2000 में ग्रेजुएट हूँ श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। और मैं उस टाइम मुंबई था। 99 में मैंने दिल्ली दूरदर्शन के लिए एक एड शूट किया था, और अभी रिसेंटली 2020 के आसपास में आशुतोष राणा की एक फिल्म थी लकीरें, लखनऊ में, उसमें एज ए असिस्टेंट में था। लेकिन सर्कमस्टेंसेस बदले और परिवार बहुत बड़ा होता है, फिर मैं मेरठ आ गया। आपके बारे में आपके साथियों ने बताया कि आप मंझे हुए कलाकार हैं, तो कोई ऐसा डायलॉग सुनाइए जो आपके अंदर बसा हुआ हो और जिसको आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी ऐसा डायलॉग। अन्ना, माँ, आप लोग मुझे अपना बेटा समझकर मेरी मेरी इतनी बात मान लीजिए कि आज से उन पर कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई भी सख्ती नहीं करेंगे। आपकी सख्ती से उनकी भावनाएं टूट जाएंगी, उन्हें उन्हें सुख नहीं मिलेगा। आप उनकी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जैसे ही आप खड़े हुए आपको तो सब कुछ चाल ढाल रूप सब बदल गया, एकदम उस रोल के भूमिका में ही आ गए। एक कलाकार में सर बहुत सारे पात्र होते हैं अंदर, होते अच्छा। तो बेसिकली सभी में है। कोई निकाल देता है, कोई निकाल नहीं पाता, अंदर दबाए रखता तो फिर एक डायलॉग आपसे भी हो जाए। है। अच्छा, तो नहीं। ओए होए होए, क्या लड़की है यार, अगर सलीके से रही तो गजब ढाएगी भाई। किधर जा रही है? हाँ? हाँ? DW पराडकर इसी घर में गई है। कोई है? कोई है क्या? आपको DW पराडकर। हाँ, अन्ना, आपसे मिलने को आए हैं। अन्ना, ठीक है, बिठा उसे। बैठिए। माँ, मैं शिवा महल की तरफ जा रहा हूँ। और बंडा ने दरवाजा बंद कर दिया। तलाक। अन्ना, जय 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 अन्ना, जय जय। बैठिए। हाँ हाँ, बैठता हूं ना, यहां से जा रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ। नेम प्लेट देखी तो सोचा आप ही तो, और नहीं तो क्या, मैं ही
घर में तो आ गया और ये भी पता चल गया है कि किसी डीडब्ल्यू पराटकर का घर है जिसको अन्ना कहते हैं। आगे देखिए। अन्ना, पहचाना मुझे? हल्का हल्का सा आ, नहीं पहचान पाए अन्ना? अरे याद कीजिए अन्ना, बचपन में आया करता था, चड्डी पहन के घुमा करता था। याद आया अन्ना? शायद अन्ना, अन्ना आप कितने बदल गए हैं अन्ना। वाह, बिल्कुल बदल गए। आप सभी लोग इतने शानदार कलाकार आर्टिस्ट हैं और अर्निंग का जरिया उतना कुछ खास है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रशासन से आपकी कोई मांग है, कोई आपकी शिकवा है, गिला है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? शिकवा गिला और मांग तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि हर रंगकर्मी, हम ही नहीं हर शहर का रंगकर्मी पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मुंबई में लोग जाते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, सबका टारगेट ये होता है कि हम हीरो बन जाएं, हम फेमस कलाकार बन जाएं, हमें लोग जानने लगे, पहचानने लगे। हम लोग अपने शहर में रंगमंच कर रहे हैं, तो हाँ ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं दिल में रहती है कि यार कम से कम अपने शहर में एक ऐसी पहचान, एक आइडेंटिटी तो हमें ऐसी मिले कि लोग हमें जाने कि हम आर्टिस्ट हैं, हम रंगमंच करते हैं, थिएटर करते हैं, हम आर्टिस्ट हैं अपने शहर के। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले मेरठ महोत्सव, एक बहुत बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया मेरठ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मेरठ शहर के अंदर, आपकी नॉलेज में होगा। उस महोत्सव के अंदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर, पता नहीं किस किस को बुलाया गया। वो सब लोग फ्री तो नहीं आए होंगे सर, जाहिर सी बात है, बड़ी मोटी रकम 50 लाख या करोड़ रुपए लेकर के वो लोग यहाँ परफॉर्म करने आए होंगे। लेकिन मेरठ शहर के महोत्सव में मेरठ के ही लोकल कलाकारों को किसी प्रशासन ने, किसी सरकार ने पूछने की जहमत नहीं उठाई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरठ शहर के अंदर बहुत कलाकार हैं, हम थिएटर वाले हैं, मेरठ के अंदर रागनी के कलाकार भी हैं, गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, लेखक भी हैं, किसी को पूछा ही नहीं। तो बस इतनी चाह रहती है कि यार कम से कम एक ऐसी आइडेंटिटी तो मिले कि हम कल के दिन किसी को बता सकें कि हम एक्टर हैं, हम थिएटर करते हैं, लोग हमें जाने, हमारी एक पहचान बने, अपने शहर में तो कम से कम बने। नहीं, कम से कम उस महोत्सव में मेरठ का एक नाटक तो होना ही चाहिए। जी, उस मेरठ महोत्सव में एक मेरठ का ही एक प्रोग्राम होना चाहिए था, जिसमें रागनी भी होती, नाटक भी होता, कुछ और भी होता, डांसेस भी हो सकते। मैं ना मेरठ, उनको भी स्टेज मिलता, क्योंकि आप तभी देखें, मेरठ महोत्सव का नाम मेरठ सार्थक हो पाता। हाँ मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार का या प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं था। अभी कुछ साल पहले, 7 या 8 साल पहले, आरजी कॉलेज में 3 दिन का नाट्य उत्सव हुआ था। हाँ 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 बाहर की सब टीमें आई थी, हाँ। आप सबको याद होगा। हाँ, वो बाहर से उसमें मेरठ के किसी भी एक कलाकार को इनविटेशन तक नहीं दिया गया था। तब हमने मजबूरी के अंदर वहां जाकर के लोकल नोट अलाउड करके एक नुक्कड़ नाटक किया था, जिसमें प्रशासन ने रोक दिया था कि नहीं नहीं, आप ये नाटक नहीं करोगे। मैं भी था, आप भी थे, और बाकी सारी संस्थाएं थी। मतलब आप ये देखिए सर, हमें वो लोकल नुक्कड़ नाटक भी कलाकारों नहीं को करने इग्नोर दिया। करके बाहर के कलाकार, हम ये नहीं कह रहे आप मत बुलाइए भाई, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनके नाम से भीड़ इकट्ठा होती है, लोग आते हैं उनको देखने का एक जुनून होता है, बुलाइए उनको भी, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम परिवार के लोगों को तो अलग मत करिए। ये थोड़ा ना कि आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप अपने 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 घर के लोगों को अलग कर दिया कि आप बाहर चले जाओ, गेस्ट आ रहे हैं। परिवार के लोगों को और कुछ नहीं, हमसे काम मत करवाइए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए हमें बुला लेते जो बाहर से गेस्ट आए थे। जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचेगी। कलाकारों की पीड़ा है और जायज भी कहीं ना सर कहीं अच्छी ऐसे है। ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं अभी सब लोग यहाँ बता रहे हैं, थिएटर में आपको पता है अर्निंग नहीं है, कोई जरिया नहीं है। ये रंगमंच जो है, एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि घर फूंको तमाशा देखो, ये थिएटर वही चीज़ है। हम लोग घर अपनी जेब से भी कभी कभी पैसा खर्च करते हैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, रंगमंच करने के लिए, या शहर वालों को दिखाने के लिए। और कई ऐसे कलाकार हुए हैं जो मरने की स्थिति में आ गए एक उम्र करके, 50-50 साल नाटक करके, उन पे इलाज कराने के पैसे नहीं रहे। तो मतलब ये है कि कम से कम सरकार उनको एक आइडेंटिटी दे कि हाँ ये थिएटर कर्मी हैं, ये एक्टर हैं, और इनकी जो ये जिम्मेदारी है, इस एज के बाद अगर इनको कोई तकलीफ होती है तो इनका इलाज यहाँ मुफ्त किया जाएगा, या ऐसा कुछ होगा, या ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कुछ योजनाएं आए। जी। बहुत सारे कलाकार हैं सर, एनएसडी से हर साल 20-25 लोग एनएसडी पास आउट करके निकलते हैं। हम लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, गिने चुने नाम आते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी,
हम लोग सबको देखते हैं कि इतने, लेकिन सर आप ये सोचिए कि हर साल 25 लोग निकल रहे हैं एनएसडी से, कहाँ जा रहे हैं वो लोग? सब तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। हर साल एफटीआई पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से 12 लोग एक्टिंग में जो है कोर्स करके बाहर आ रहे हैं, लेकिन पहचान कितनों को मिल रही है? क्या हर साल 12 स्टार निकल के आ रहे हैं सामने? नहीं आ रहे। तो वो सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वो जद्दोजहद में लगे हैं। मुंबई के अंदर बेपनाह स्ट्रगलर एक्टर भरे पड़े हैं, जिनके खाने तक के लाले पड़े हैं, लेकिन उनकी कोई पहचान ही नहीं है, भले वो एनएसडी से हो, कहीं से भी हो, बीएनए से हो, कहीं से भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है। इस ओर किसी का ध्यान, ना पहले की सरकारों का, ना आज की सरकार का, किसी का नहीं गया। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस तरफ थोड़ा सा ध्यान जाए। अकल तो अपने शहर में तो अपने शहर में तो हमारी पहचान मिले। एक पीड़ा मेरी और है, और अब से नहीं, बहुत साल से। जब कभी मैं बहुत छोटा सा था, यहाँ शहर में रही थी मोहसिना किदवाई, उस टाइम पर सांसद रही थी। उस टाइम पर रंगकर्मियों ने, मेरठ के जितने मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, उन्होंने संघर्ष करके उनसे एक ऑडिटोरियम की मांग की थी, और विक्टोरिया पार्क के पास जमीन अलॉट हो गई थी। वहां पत्थर भी लगा दिया था कि यहाँ ऑडिटोरियम कलाकारों के लिए बना। आज वो पत्थर भी गायब है, जमीन भी गायब है, और ऑडिटोरियम का तो पता ही नहीं शहर में। हम रंगकर्मी जब भी कोई शो करना होता था, हमें ये सोचना पड़ता है यार किसी का कोई स्कूल मिल जाए, हमें कहाँ करें नाटक? किसी फार्म हाउस में हमें जगह मिल जाए। जब बजट नहीं होता या कोई हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो यार किसी गली मोहल्ले में चौक के अंदर कर दे नाटक। तो ऑडिटोरियम यहाँ ही नहीं जी जो है, स्कूल में या कॉलेज में किसी के पास ना, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई आधे में ऐसे मांगता है। तो एक सरकार की तरफ से शहर में हमारे लिए एक ऑडिटोरियम हो, जो हमें बहुत शुल्क में मिल जाए, बहुत कम दरों में, निःशुल्क में मिल जाए। अगला सवाल मेरा राज भाई से फिर होगा। जी। आप डायरेक्टर हैं, आप ज्यादा शायद ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इन सब पीड़ाओं के बाद भी आज भी ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और आगे नई पीढ़ी भी आना चाहती है। तो आप क्या सजेशन देंगे कि जो नए लड़के हैं वो कैसे नाटककार, रंगमंच कर्मी या बॉलीवुड की तरफ जाएं या सीरियल्स में काम करें? उनके लिए आप क्या सलाह देंगे और कैसे अपनी तैयारी करें? क्योंकि अंधकार है सामने, दिखता कुछ है नहीं और कोई रास्ता भी नहीं होता, कोई नेपोटिज्म वाली बात तो यहाँ है नहीं, सब जमीन से जुड़े लोग हैं। इस बारे में आप कुछ बताइए। बेसिकली मेरे को लगता है ना कि आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत सरकारों के सहयोग की। जी मतलब मैं ये नहीं कहता सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आपको साइकिलिंग करने का पैशन आपके अंदर होना चाहिए। मेरे फादर साइकिल दिलवाएं या ना दिलवाएं, और हम लोग रंगकर्मी को 90% रंगकर्मी रहना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से 10% चेंज कर लेना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल सलाह है, मैं किसी अपने भाई, अपने सीनियर किसी की बात को डिनायल नहीं कर रहा या मॉड्यूलेट नहीं कर रहा। मेरे को लगता है सिर्फ अपना थिएटर करो और अपने लिए सोचिए। और मुझे मनोज वाजपेयी भाई का एक डायलॉग बड़ा याद आता है कि अपने आप पर काम करो और समाज को बदलने के लिए मत करो, नहीं तो राजनेता बन जाओगे। ना कि ये होना चाहिए और वो ना होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए। इस आर्गुमेंट में क्या होता है, होता कुछ है या नहीं। आप कुछ होगा तो पत्थर लग जाएगा आपके नाम का, अगर आप होंगे जिंदा तो, और नहीं होंगे तो यकीन मानिए जो उस टाइम जिंदा होगा उसे कैश कर जाएगा, उसके नाम का पत्थर लग जाएगा। आप कुछ नहीं होने वाले। तो मैं इन सब चीज़ों से तो मैं सबको कहता हूँ कि नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ रंगमंच करें। और जिसको पैशन होगा वो यकीन कीजिए, जिसकी इच्छा शक्ति होगी, जैसे यहाँ पर जो भी है, मुझे लगता नहीं किसी सरकार ने इनको स्पॉन्सर्ड किया है या इनको फंड दिया है या इनको बुक्स अवेलेबल कराई है, लाइब्रेरी दी है इनको। ये सब अपने जुनून से यहाँ तक है। इनको अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़नी है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप की लड़ाई है, अपने आप लड़िए। ये जितने रिजेक्टेड और मतलब हताश लोग हैं ना, उन सबसे दूर रहिए। ये अच्छी बात कही है आपने, कहीं ना कहीं मोटिवेशन वाली बात कही है। तो मैं जानना चाहूँगा, पॉजिटिविटी है, मैं जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा साथी निकले हैं आपके यहाँ से, आपके बीच से होकर, जो आज एक बड़े मुकाम पे है, पहचान बना चुके हैं अपनी बॉलीवुड में? देखिए, मतलब मेरे साथ के तो मैं आपको बताऊं, आपको अब कहना नहीं चाहिए ना, मैं अपने साथ का कह भी नहीं सकता। नहीं, बता दीजिए आप। मेरे सीनियर हैं, जी मेरे इंस्टीट्यूट से हैं और मेरे क्लास से हैं, मेरे ही एकेडमी सेशन से हैं, जिन टीचर से मैंने ट्रेनिंग ली है, पढ़ा है, जिनके चरणों के नीचे या जिनके मार्गदर्शन में रहा हूँ,
तो मैं अब आप मुझे ये बताएं कितने नाम बोलने हैं? जितने आप चाहें। सबसे पहले बताता हूँ मनोज वाजपेयी, मेरे सीनियर। अच्छा, नासिर भाई, नासिर हुसैन, जाकिर हुसैन, सॉरी माफ़ी, जाकिर हुसैन भाई मेरे। शिवानंद किरकिरे, शिवानंद किरकिरे आप कैसे बताऊं मैं, उनका एक गाना बहुत हुआ जिसको हमने इस्तेमाल किया पंछी में। अरे स्वानंद क्रिकेट के लिए मैं लेटेस्ट पहचान बना देता हूँ। अभी हाँ। हाँ हाँ, पंचायत का सीजन 4 जो आया था, उसमें जो सांसद का रोल किया है वो स्वानंद किरकिरे ने किया है, जिनका मुर्गा वो पकड़ते हैं विधायक जी, वो स्वानंद किरकिरे। और अभी उनका गाना जिसको भी हमने वो पंछी में इस्तेमाल किया था, यार दिमाग से निकल गया। ओ रे मनवा संगम है, ये पीयूष भाई, पीयूष मिश्रा गैंग ऑफ वासेपुर में जो हंटर से अपने को पीटते हैं, ये मेरे सीनियर हैं। और इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कास्टिंग फर्म चला रहे हैं, एमसीसी, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग, वो मेरे से 1 साल सीनियर हैं। सब मेरे साथ के हैं। अब मैं बाकी क्या बोलूँ, इतना ही शॉर्टकट ठीक है। मैं शाहिद भाई से जानना चाहूंगा, सवाल ये था कि मतलब मेरठ से निकले हुए लोग जो आपके बीच रहे हो, आपके साथ में कहीं ना कहीं काम किया हो, सीनियर हो जूनियर हो, वो कौन नाम है? जिनके साथ मैंने यहाँ शहर में नाटक शुरू किया, उसमें से जो आज मुंबई में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्में की हैं, डायरेक्शन हैं। अब हमारे साथ के गिरीश थापर हैं, आजकल बहुत सारी वेब सीरीज सिनेमा सब कर रहे हैं। वेद थापर जी हैं राजा रेंचो से, हाँ बहुत। और टिटोरिया जी, क्या नाम था उनका, पंकज टिटोरिया। और एक मेरे बिल्कुल खास में खास दोस्त हैं, हाँ बंटी राठौर, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, वो मेरठ से। आदि है, आदित्य सिद्धू है, राजीव राज है, बहुत सारे सीरियल कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। उत्तरायण डायरेक्ट किया पूरा उन्होंने, और बहुत सारे सीरियल कहानी घर घर की में भी थे। अवनी है इप्टा से, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। पवन निम्बेकर है, डायरेक्टर रहकर आए मुंबई में, अभी फिलहाल वो यही है। बहुत सारे जिन्होंने शहर का नाम रोशन किया और अभी हैं जो कर भी रहे हैं। विशाल भारद्वाज जी हैं। ठीक है, एक सवाल भाई से, काफी देर से शांत बैठे हैं। एक्टिंग की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? एक्टिंग की प्रेरणा, एक्चुअल में ये बढ़िया सवाल पूछा। मतलब मैं भी सोचता हूँ कि मैं एक्टिंग में कैसे आ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग में आऊँगा। एक्चुअल में मैं और राशिद भाई जी। साथ में स्कूल में पढ़ते थे, सीवी इंटर कॉलेज, इंटर वहीं से किया साथ, 9वीं 10वीं साथ में थे। तो ये पहले से थिएटर करते थे। तो एक बार इन्होंने स्कूल में इन्होंने थिएटर किया, तो हमारी दोस्ती थी। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि भाई एक्टिंग क्या है। फिर इन्होंने ही मुझे कहा। एक्चुअली क्या हुआ था, एक नाटक में हम लोगों ने एक नाटक किया था, वो मैंने और आबिद भाई ने मिलके लिखा था, कुर्बानियाँ। वो बहुत लंबी कास्ट का नाटक हो गया जब हमने उसको लिखा, तो उसमें बहुत सारे कलाकार हो गए, लगभग 30-35 हमें आर्टिस्टों की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास उतने कलाकार नहीं थे। तो मजबूरी हो गई थी, क्योंकि नाटक करना था, डेट करीब थी कि कहाँ से कलाकार लाएं। तो मैंने मिन्नतें की, क्योंकि स्कूलिंग साथ में हुई। मैंने कहा भाई हमारे नाटक में आ जाओ। कह रहे अरे हम कहाँ एक्टिंग करेंगे। मैंने कहा वो हम करा लेंगे, तुम बस आ जाओ, खड़े हो जाओ, आकर के काम हमारी पूर्ति कर दो कलाकार की। वहां से इनका जो है नाटक शुरू हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। रैपिड फायर होगा, आपसे पूछा जाएगा ये या ये, ठीक है? शुरुआत आपसे ही, सर से शुरुआत करें। बेहतर डायरेक्टर कौन, करण जौहर या अनुराग कश्यप? अनुराग कश्यप। क्यों? सर सक्सेसफुल तो नहीं करण भी नहीं है। सर, करण जौहर का है ना वो फैंटेसी है। अनुराग कश्यप में जो ना कुछ रियलिटी लगती है, मतलब वो रियलिस्टिक सिनेमा में। हाँ। चलिए अगला आप बताइए, बेहतर डांसर कौन, ऋतिक रोशन, प्रभुदेवा? एक्चुअल में डांसर की बात करें, अगर पर्टिकुलर डांसर की बात करेंगे तो प्रभुदेवा है। हाँ, बाकी ऋतिक भी अच्छे। ऋतिक रोशन है तो वो टैलेंटेड है। ठीक है, अगला बड़ा स्टार कौन, सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। चलिए सर को दीजिए। बेहतर एक्टर कौन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या मनोज वाजपेयी? मनोज वाजपेयी। नवाज भी अच्छे हैं। नहीं सर, मैं सॉरी, अभी कल बताइए, आप बताइए। क्योंकि कल ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, क्योंकि नवाज भाई का एक
स्टाइल हो गया है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। टाइप कास्ट हो गए। हाँ, जबकि मनोज वाजपेयी वर्सटाइल एक्टर है। हाँ, चलिए अगला भी यही सवाल है, बेहतर एक्टर कौन, जयदीप अहलावत या पंकज त्रिपाठी? जयदीप अहलावत। पंकज त्रिपाठी बेटर, यस, सभी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेहतर एक्ट्रेस कौन, आलिया भट्ट या करीना कपूर? आलिया। ठीक है, शाहिद भाई को दीजिए। सदी का सबसे बड़ा एक्टर कौन, दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। सबकी एक ही राय या डिफर हो सकती है? सब एग्री, ठीक है। बेहतर प्लेबैक सिंगर फीमेल, श्रेया घोषाल या अलका याग्निक? अलका याग्निक। थोड़ा लाउड लाउड। अलका याग्निक। ठीक है, सर को दो, आ गया राशिद भाई को। प्लेबैक सिंगर कुमार सानू या अरिजीत सिंह? सोच के बोलिएगा, अरिजीत सिंह से सेंटिमेंट जुड़े ये हुए तो हैं सवाल जो Gen है, Z के। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर दोनों अपने अपने एरा में दोनों बढ़िया नहीं, हैं। एक बताना, ये ये तो तो आपने अपने अपने एरा के लोग हैं सर, दोनों बढ़िया हैं। एक एक तो फिर अरिजीत सिंह। जैसे मैं तो कुमार सानू को आगे रखूंगा, नहीं, मैं अपनी अरिजीत भी सिंह को चॉइस हो सकती रखूंगा। है। मैं अरिजीत सिंह को रखूंगा फिर। हाँ। अगर एक डिसाइड करना है, वैसे मैं पहले यही कह चुका हूँ ठीक कि है। अपने अपने एरा में दोनों बेस्ट हैं, लेकिन अगर चुनना ही है तो अरिजीत सिंह। अगला सवाल, बेहतर कॉमेडियन कौन, जी, जॉनी लीवर या महमूद साहब? महमूद साहब। वो क्यों? सर जॉनी लीवर जो है ना, आप जॉनी लीवर की बहुत अच्छे कॉमेडियन है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मर हैं, लेकिन उनकी जो कॉमेडी है वो उनकी भाव भंगिमाओं की ज्यादा है। जबकि आप महमूद साहब की अगर कॉमेडी देखेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब उनका एक अलग, वो एक अलग एक्टर है सर। हमारी औकात नहीं है कि हम महमूद साहब की एक्टिंग को बैठ के यहाँ डिफाइन करें, हमारी इतनी औकात नहीं है सर। चलिए सर को दीजिए। बेहतर एक्टर इन नेगेटिव रोल, संजय दत्त या सैफ अली खान? दोनों खराब। दोनों खराब। हाँ। आप बताइए थर्ड नेम कोई। नहीं, आप बोलेंगे क्योंकि आपने बोला था रैपिड चलिए फायर है। बोलते हैं। मैंने तो बोल दिया, मेरा सवाल तो यही था। बेसिकली देखिए होता क्या है ना। हाँ सर बता हाँ सकते प्लीज। हैं, बताइए। प्राण साहब। नहीं सर, वो तो थे ही विलेन, ये तो वो लोग हैं जो हीरो भी हैं और साथ में नेगेटिव रोल भी करते हैं। नेगेटिव बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था। ओके। वो दोनों के दोनों नेगेटिव में तो सही नहीं है। डायरेक्टर की पकड़ अच्छी है तो करवा देता है। चलिए सर बताएंगे सर, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर या फैमिली? फैमिली। ये खतरनाक सा है। सभी जवाब दें इसका। फैमिली सर। मैं आपको बताऊं, जी। देखिए मैं चाहता तो हम्म, सन जब 86 में वेद थापर यहाँ से मुंबई गए थे, जी। तो मैं उनके साथ चला गया होता। हम्म, ठीक है, उनकी शादी शायद हुई थी, या हाँ शायद हुई थी। तो वो मुंबई चले गए थे, मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे, और मुझे मैं अगर वहाँ जाता तो मुझे यहाँ पे उनके लिए ब्रेड एंड बटर का मैं कहीं जुगाड़ नहीं था ऐसा कि मैं उन्हें वो ब्रेड एंड बटर दे जाऊँ फिर मैं जाऊँगा। जी। तो मैंने फैमिली फर्स्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जो मेरे सपने हैं, जो मेरा है वो मैं 2 घंटे करके भी करता रहूँगा, मिनट में करके करता रहूँगा, और जैसे भी वह करता रहूँगा। तो मुझे वहाँ जाके मैं फिल्में करता या डायरेक्ट करता। मैंने मेरठ में रह के फिल्में डायरेक्ट की, मैंने मेरठ में रह के सारे काम किए। जी। गिरीश थापर ने, मैंने अपनी दंगल फिल्म में गिरीश थापर जी से काम कराया, ये उसका मेन विलन बैठा हुआ है, हीरो पवन निम्बेकर का था। तो सर मेरे हिसाब से तो पहले फैमिली है। कैरियर तो सर देखिए, जो मेरे भाग्य में लिखा उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो मुझे मिल नहीं सकता। चलिए ठीक है, आप ही बताइए, आप ही बताइए। हाँ अच्छा राजमा चावल या बिरयानी? सर, मैं तो प्याज भी नहीं खाता। क्योंकि मुझे आपको तो पता हो कि बिरयानी, एक सच से पूछना है यही सवाल। बिरयानी है। बिल्कुल सही है। चलिए सर आप बताइए, जी प्लीज। क्या चुनेंगे, मुंबई या मेरठ?
यार ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने। बेसिकली मतलब मुंह से मुंबई निकल रहा है, देख रहे हैं ना आप। दिल में मेरठ हाँ, है। दिल में मेरठ है। हाँ। चलिए तो क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, राशिद भाई, जी। आबुलेन या कनॉट प्लेस? आबुलेन। चलिए, वैसे मेरे लिए कनॉट प्लेस है। ठीक है। शाहिद भाई, क्या चुनेंगे, फिल्म या थिएटर? दोनों। दोनों, एक नहीं? ठीक है भाई सर। लास्ट क्वेश्चन, बेहतर गाना कौन सा है, सैयारा तू तो बदला नहीं है या मैं फिर भी तुमको चाहूंगा? मैं फिर भी तुमको चाहूँ। ठीक है। रंगमंच के इन मंझे हुए कलाकारों से आज बातचीत हमें लगता है कि बहुत शानदार हुई और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। जो जो इनकी मांगे हैं, जो जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने की भी हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अपने फील्ड में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिल्म, रंगमंच और अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म और साथ ही पढ़ते रहिए हमारा अमर उजाला अखबार। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।